हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास एक मैं ऐसे टॉपिक पे देने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही नई रेगुलेशंस आई हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो। डेट फंडिंग जो हमारा चैप्टर है, इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक में है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। देखो एक बार मैं पहले बुक पे आता हूँ। देखो यहाँ पर ये चैप्टर है, इसका मैं एक पार्ट कराने जा रहा हूँ पहले, क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं लेकर। जैसे इसकी भी मैंने क्लासेस डाली, आपने देखा नॉन फंड बेस में ईसॉप और स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन टोटल चेंज हुई है। डेट फंडिंग में इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मैं एक बार इस चैप्टर में ही आपको ले चलता हूँ कि हमें कहाँ से चेंज करना है और क्या करना है। कनेक्टिविटी यहाँ से बन जाएगी और न्यू रेगुलेशंस आप डाउनलोड कर लो, आपकी ड्राइव में पीडीएफ के फोल्डर में अपलोडेड हैं। स्वेट इक्विटी की भी हैं, ईसॉप की भी हैं, आपको मिल चुकी होंगी और ये भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो बुक से नहीं करनी, आपको ये यहाँ पीडीएफ से करनी है। और आपको चैप्टर 4 पर मैं लेकर आया हूँ, जो मेरी बुक का पार्ट 1 है, मॉड्यूल का नहीं, मेरी बुक का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। इसमें कॉर्पोरेट डेट करके जो चैप्टर है, इसमें डेट मार्केट के बारे में सारी बात की गई है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये तो बड़ा बेसिक सा है, आप पढ़ते ही आ रहे हो सारा। उसके बाद क्या लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं डेट सिक्योरिटीज पर। तो कंपनी एक्ट में कंपनी एक्ट और प्लस रूल्स हो जाते हैं, सेक्शन 71 में जैसे आता है। प्लस कन्वर्टेबल अगर डेट है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, तो सेबी का आईसीडीआर आ जाता है उसके ऊपर, ये भी आपने पढ़ा आईसीडीआर में। और नॉन कन्वर्टेबल का ये रेगुलेशन 2008 है क्या, ये थी, अब ये रिपील कर दी है। सेबी इसकी जगह नई रेगुलेशंस लेकर आई है जो हम करने वाले हैं। इनको हम ILDS शॉर्ट में पढ़ते थे, तो आपको ये यहाँ से नहीं करनी। और LODR तो वहीं का वहीं है, जो इनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, बट इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजेस हैं। तो इसीलिए LODR की क्लास में मैंने ये रेगुलेशन नहीं कराई थी, ताकि मैं ये पहले करा दूं, फिर आपको LODR की रेगुलेशन कराऊंगा जो डेट सिक्योरिटी के लिए अलग से है। आईसीडीआर आप पढ़ चुके हो, कन्वर्टेबल, पार्टली, फुली, ऑप्शनली कन्वर्टेबल पर आईसीडीआर आ जाता है। मैं एक बार सारा इसका रिकैप दूंगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैं आज की क्लास या आगे जो भी इस क्लास के 2 पार्ट होंगे, इसमें ये रेगुलेशंस हट गई हैं, इसकी जगह नई रेगुलेशन आ गई हैं जो हमने पढ़नी है। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, NCDS, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी हम बात कर सकते हैं, अभी बड़ा बेसिक से लेते हैं। तो आपको ये अब यहाँ से नहीं करनी, सारी की सारी अब आपको मैं यहाँ नई रेगुलेशंस यहाँ से कराऊंगा। तो बुक में आप ये पार्ट काट दोगे और नया PDF पहले अपलोडेड को आप अपने पास हाथ में ले लोगे और उसी से पढ़ोगे। बाकी नोट्स तो मैं साथ के साथ आपको बनवाई दूंगा। ये सब खत्म हो जाएंगी। डे काउंट कन्वेंशन, ये तो वही रहेगा ही, ये हमने प्रैक्टिकल की हैं, इसको भी मैं अलग से करवा दूंगा एक बार, आपको नई क्लास में ही कवर कर लूंगा। चाहे आप प्राइवेट कर भी चुके, पुरानी कर चुके हो, कोई बात नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी ये चेंज हो गई, ये 21 की रेगुलेशंस आएंगी, ये एज इट इज रहेंगी जो लार्ज एंटिटीज वाली हैं। शेल प्रोस्पेक्टस वाली चेंज हो गई हैं, वो नई आएंगी। लार्ज एंटिटी वाली वही रहेंगी। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज वही रहेंगी, रेगुलेशंस जो हैं। बेसिकली रेगुलेशन तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी की इशू पर तो यही चलेंगी, तो इसको भी हम आगे ले लेंगे एक बार। पहले अब मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ पिक्चर दे देता हूँ क्या है। देखो हमारा अब जो टॉपिक है, सेबी की इशू एंड लिस्टिंग, किसकी, ऑफ
नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इनकी रेगुलेशंस 21। अब मैं एक बार आपको सिक्योरिटीज वर्ड से कनेक्ट करता हूं। पहले तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, जो सिक्योरिटीज वर्ड को आप कैसे बाइफरकेट करते हो। सिक्योरिटीज को हम दो पार्ट में कर देते हैं, शेयर्स और डेट। दो मेजर पार्ट हैं इसके। शेयर्स में फिर आपने इक्विटी शेयर्स पढ़े, प्रेफरेंस शेयर पढ़े, और इक्विटी का ही एक पार्ट आ जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, एसआर इक्विटी शेयर्स, वो भी उसी का पार्ट होते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, या पार्टली कन्वर्टेबल आपने पढ़ा है। सॉरी, यहां पर मैं इसमें लिखता हूं पार्टली कन्वर्टेबल, यहां से हटा देते हैं इसको। सेम ऐसे ही डेट में डिबेंचर्स हो सकते हैं, वो भी कन्वर्टेबल होंगे, या पार्टली कन्वर्टेबल होंगे। इनको हम फुली एज्यूम कर लेते हैं, फुल कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। और फिर नॉन कन्वर्टेबल। और डेट में फिर बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे ग्रीन डेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स, ये सब आगे आप पढ़ोगे भी। अब देखो इन सब के लिए रेगुलेशंस क्या क्या थी। कंपनी लॉ सबकी बात करता है बॉन्ड्स को छोड़कर। अगर मैं कंपनी एक्ट 2013 की बात करूं तो ये सब पर एप्लीकेबल है। बॉन्ड वर्ड को कंपनी लॉ में नहीं लिया गया वर्ड। सेकंड, सेबी की आईसीडीआर, ये किस पर आ जाती है? इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसको मैं एक अलग स्लाइड से और दूंगा, अभी आपको एक रफ स्केच दे रहा हूं। और नॉन कन्वर्टेबल के लिए ILDS 2008 होती थी, जो अब कटकर ये वाली आ गई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 2021 की रेगुलेशंस, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं इसको और दूसरी तरह से रिवर्स कर देता हूं। अब मैं एक सिक्योरिटीज को एक दूसरी तरह से भी एक बार रिवर्स कर लेते हैं। शेयर्स या कन्वर्टेबिलिटी से ले लेते हैं। शेयर्स, इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है, और पार्टली कन्वर्टेबल होगा तो भी उसमें आ जाएगा। तो वो कन्वर्टेबल होगा तो किस में होगा? इक्विटी शेयर में होगा। नॉन कन्वर्टेबल है तो आपको पैसा वापस देना है। और आपने पढ़ा था कंपनी लॉ में कि सेक्शन 55 प्लस रूल्स के साथ कि 20 साल तक के लिए हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 ईयर्स के लिए कर सकती है। तो इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें, डिबेंचर्स, सेम वही कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, दो तरह से हो गए। अब ध्यान से देखना, ये जो इक्विटी शेयर है, कंपनी लॉ तो सब के सब पे एप्लीकेबल था। सेबी ICDR 15 कन्वर्टेबल होगा तो भी सेबी ICDR 15,
नॉन कन्वर्टेबल था तो सेबी की नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2013 की रेगुलेशंस थी, आपको अगर ध्यान हो तो, जो आपकी ये बुक में दी भी हुई है। पूरा चैप्टर है इसका नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे ही डिबेंचर अगर कन्वर्टेबल थे तो सेबी ICDR आ रहा था, और नॉन कन्वर्टेबल थे तो सेबी ILDS, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन थी 2008 की, जो अब ये कट गई, ये कट गई। इनके लिए अलग से रेगुलेशंस आ गई। अब एक और तरह से देखते हैं हम, सेबी ICDR 2018 और मैं अब यहां पर लिखता चला जाता हूं, इक्विटी शेयर्स का इशू किसके अंडर हो रहा था? सेबी ICDR 15 इसके अंडर हो रहा था। कन्वर्टेबल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोलते थे ना इनको, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, ये भी किसके अंडर हो रहे थे? सेबी ICDR के अंडर हो रहे थे। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, ये नॉन कन्वर्टेबल वाले पहले जो रेगुलेशंस थी वो सेबी NCRPF 2013 की, और डिबेंचर की सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज 2008 की। ये रेगुलेशंस थी जिनको सेबी ने हटा दिया और इनके लिए एक नई रेगुलेशंस आ गई, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। चलो मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं जैसे हमने पीछे लिखा है। ये आ जाएंगी सेबी इशू एंड लिस्टिंग, दोनों की बात करी जा रही है, ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ये रेगुलेशंस 2021। तो अब जो हम नई रेगुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? ये जो नॉन कन्वर्टेबल वाले दो अलग अलग रेगुलेशंस थी उनको हटाकर सेबी ने इसमें ले आई, और उसके अलावा कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं उन्होंने सिक्योरिटी लॉ में एग्जीक्यूटिव में मनी मार्केट के चैप्टर में पढ़ा था, जिसको वो अंडर RBI एक्ट होता है। रेगुलेशंस RBI एक्ट की हैं, सिर्फ लिस्टिंग में सेबी का LODR आ जाता है अगर कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग करा रही हैं। ये अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी तक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं, तो वो भी अब इसके अंदर आ जाएंगे, इनको भी इसमें ले लिया गया। प्लस कोई भी अदर नॉन कन्वर्टेबल, अगर डेट सिक्योरिटी कोई अदर देन डिबेंचर हो रही है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अभी मैं जब ये रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तो अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो हमने अब यहां तक क्या समझा? हमने दो पार्ट समझ लिए। अगर सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल है तो वो सेबी ICDR में आती हैं,
और अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो अब वो सेबी की इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 के अंदर आ जाएंगी। नॉन कन्वर्टेबल इसमें डेट भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। इसमें इक्विटी शेयर है और कन्वर्टेबल डेट भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। मतलब अगर कन्वर्टेबल फीचर के साथ कोई सिक्योरिटी इशू हो रही है, चाहे वो डेट है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है, तो वो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंडर इशू और लिस्ट होंगे। लिस्टिंग के लिए सेबी एलओडीआर आई जाएगा प्लस सेबी एलओडीआर 15 आई जाएगा। और अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट है या प्रेफरेंस शेयर है तो वो सेबी की ILNCS, अगर मैं इसको ILNCS रेगुलेशन 21 शॉर्ट में कर दूं या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की रेगुलेशन का नाम ले लें तो भी हो सकता है। तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है, चाहे वो डेट है, डेट में कोई डिबेंचर है, कमर्शियल पेपर है या कोई अदर सिक्योरिटी इशू हो रही है, तो वो सब के सब पर अब ये रेगुलेशन एक यूनिफॉर्म हो गई, अलग अलग नहीं होंगी। पहले प्रेफरेंस शेयर की अलग होती थी, डिबेंचर की अलग होती थी। तो पहले अब सेबी ने सिर्फ दो पार्ट कर दिए। कन्वर्टेबल है तो भाई सेबी आईसीडीआर में आ जाओ, नॉन कन्वर्टेबल है तो आप इन रेगुलेशंस के अंडर आ जाओ, सेबी की नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो अगर मैं और इसको करूं तो सेबी आईसीडीआर और अब रह गया सेबी का आईएल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये 18 का और ये 21 का। अब दो लॉ हो गए, दो रेगुलेशंस हो गई सेबी की। ये बात करेंगे इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की। तो अगर कोई इशूअर, कोई कंपनी इनको इशू कर रहा है तो वो सेबी आईसीडीआर 18 को फॉलो करेगा। और अगर कोई भी डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल डेट है या प्रेफरेंस शेयर है, वो यहां पर आ जाएगा। डेट और प्रेफरेंस शेयर वो यहां पर आ जाएगा। तो मैंने हर तरह से आपको लिख के समझा दिया। तो सारी बात का कंक्लूजन क्या निकला, हमें अपने को कैसे याद करना है भाई। अगर कोई इक्विटी शेयर है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, तो सेबी आईसीडीआर को पकड़ लो। अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो सेबी की इशू एंड लिस्टिंग की नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 21 को पकड़ लो। उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो आप एलिजिबल हो पाओगे। अब इसमें पब्लिक इशू की भी बात की गई और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी प्राइवेट प्लेसमेंट से हो सकते थे। तो यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट से लिस्टिंग कराने पे अगर कंपनी जाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करा के डेट सिक्योरिटीज की, जैसे आपने सुना भी होगा कि डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट से लिस्ट हो सकते हैं या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं। तो अगर पब्लिक इशू आ रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट, और यहां पर ओनली पब्लिक इशू की बात की गई थी, एक्सेप्ट इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम वाली कंपनी को छोड़ के। तो यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट से लिस्टिंग की भी बात की जाएगी प्लस इसके साथ कमर्शियल पेपर नई चीज आ गई, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज आ गई। जो भी नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है वो सारा उठा के 2021 की रेगुलेशंस में आ जाएगा। जो कन्वर्टेबल है या कन्वर्टेड है ऑलरेडी तो वो 2018 की रेगुलेशन में आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब सेबी ने सिर्फ दो प्लेटफॉर्म कर दिए, दो रास्ते दे दिए। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लेकर आ रहे हो, पब्लिक इशू लाना है, आईसीडीआर में आ जाओ। नॉन कन्वर्टेबल ला रहे हो, पब्लिक इशू लाने हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट वालों को लिस्ट कराना है, तो आप 2021 की नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की रेगुलेशन के अंडर आ जाओ, उनको फॉलो करो। आपको ये स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो आगे चलते हैं। अब
ओवरव्यू लेते हैं क्या कहती हैं ये रेगुलेशंस। सेकेंड, ये सप्लीमेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी ड्राइव में है, ना मिले तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मिल जाएगा। अगर कोई नए स्टूडेंट हैं तो नंबर मेरा, अगर नहीं है तो ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर देना। देखो, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल इशू एंड लिस्टिंग। पहले था ILDS, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, उसको काटकर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कर दिया गया। इसमें डेट भी ले आए और प्रेफरेंस शेयर को भी ले आए, दोनों यहां पर आ गए। तो पहले दोनों की अलग अलग थी, उनको कंबाइन कर दिया गया। डेफिनेशंस, डेफिनेशन से पहले एक बार एप्लीकेबिलिटी पर देख लेते हैं रेगुलेशन 3 की किन किन चीजों पर ये एप्लीकेबल हो रही हैं, वही मैं अभी तक आपको बता रहा था। रेगुलेशन 3, देखो, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो अभी तो कुछ और, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब जहां पर कुछ RBI की रेगुलेशन आ जाती है कमर्शियल पेपर, तो वो RBI की फॉलो होंगी। दीज रेगुलेशन शेल अप्लाई टू द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर डेट सिक्योरिटीज की या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। और अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की प्राइवेट प्लेसमेंट आ रही है और प्रपोज टू बी लिस्टेड है, मतलब कंपनी पहले प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है बट वो साथ में कह रही है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट करा के मैं लिस्टिंग कराऊंगी, तो उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। कमर्शियल पेपर इशूड बाय इशूअर इन कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस फ्रेम बाय RBI, तो RBI की गाइडलाइंस के साथ ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, इनकी मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 ईयर होती है, मोस्टली अनसिक्योर्ड होते हैं, ये लोग मोस्टली 1 ईयर या लॉन्ग टर्म की इंस्ट्रूमेंट को माने जाते हैं। तो कमर्शियल पेपर के ऊपर कोई डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं थी, उसको भी यहां पर अब से भी लेकर आई है। तो अब हमने ये एप्लीकेबिलिटी किस पर आ गई, नॉन कन्वर्टेबल डेट, वो डिबेंचर हो, कमर्शियल पेपर हो या कोई अदर सिक्योरिटी हो, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की जो 2013 की थी वो भी इन रेगुलेशन के अंडर आ गई। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस आएंगी। दिस चैप्टर शेल अप्लाई टू इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बाय एन इशूअर ऑफ पब्लिक इशू, जो अभी पहले बात आई थी नॉन कन्वर्टेबल प्राइवेट प्लेसमेंट पर। उसके बाद ये आगे की रेगुलेशन शुरू होंगी। तो यहां पर आने से पहले हम एक बार आज की क्लास में मेनली डेफिनेशंस को कवर करेंगे कि यहां पर जो कीवर्ड आगे आने वाले हैं हम उनको अच्छी तरह से समझ लें। एवरेज प्रोस्पेक्टस मुझे ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कंपनी लॉ में एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला गया है, जो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस होती है जिसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है। जिन बच्चों ने एग्जाम में मेरे से पढ़ा था, मैंने कई बार दिखाया भी होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक शॉर्ट समरी प्रोस्पेक्टस की लगा दी जाती है। मेन प्रोस्पेक्टस बड़ा होता है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, ये उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो पब्लिक इशू के टाइम पर ये कंपलसरी हो जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस देना। एक्ट जहां भी वर्ड आएगा मतलब सेबी एक्ट। एडवर्टीजमेंट को यहां पर बोला गया है कोई नोटिस, ब्रोशर, पंफलेट, शो, कैटलॉग, होर्डिंग, प्ले का पोस्टर, इंसर्शंस इन न्यूज़पेपर, पिक्चर, फिल्म्स, वेबसाइट, किसी भी तरीके से आप कर रहे हो तो वो एडवर्टीजमेंट मानी जाएगी। अरेंजर, अरेंजर यहां पर वर्ड आएगा मर्चेंट बैंकर, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सारा काम करवा रहा है। वो मर्चेंट बैंकर होगा या कोई ब्रोकर होगा, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी। अगर कमर्शियल पेपर हैं तो आरबीआई के प्राइमरी डीलर होते हैं। आपने फेमा में पढ़ा होगा प्राइमरी डीलर वर्ड आता है, जैसे ऑथराइज पर्सन आता था। ऑथराइज पर्सन फॉरेन एक्सचेंज की कन्वर्जन में काम करता है, मैनेजमेंट में काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई।
बट प्राइमरी डीलर डीलिंग करवाता है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इनको प्राइमरी डीलर इशू कराते हैं और सेकेंडरी डीलर डीलिंग कराते हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जब मैं आपको याद करो कि मैं दो तरह की मार्केट आपको बताता हूँ, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर की बात होती है। मनी मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म मनी की बात होती है, तो मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नॉट बाय सेबी। तो आरबीआई की गाइडलाइंस चलती हैं और मनी मार्केट में मोस्टली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं, डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होती हैं। तो उन जैसे कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकर और स्टॉक ब्रोकर आ जाते हैं, मनी मार्केट में वर्ड प्राइमरी डीलर आता है, जो पहले से अरेंजर की तरह काम कर रहे हैं। इशूअर अपॉइंट करेगा उनको, उनके बिहाफ पर जो लोग बिडिंग कर रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे, सारा मैनेजमेंट का काम वही देखेंगे। सारी कंप्लायंस, ड्यू डिलीजेंस की जिम्मेवारी मर्चेंट बैंकर के लिए होगी, जैसे आपने से भी आईसीडीआर में भी पढ़ा था कि मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। बुक बिल्डिंग वर्ड को आप अच्छी तरह जानते हो, मेरे को बेसिक कराने की जरूरत नहीं है, आईसीडीआर में हम काफी कर चुके हैं इसको। कमर्शियल पेपर डेफिनेटली आपके लिए एक नई चीज है। कमर्शियल पेपर सबसे पहले तो ये डेट सिक्योरिटी है। जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं शायद उन्होंने ना पढ़ा हो, एग्जी जो न्यू सिलेबस से आए हैं, जो एग्जी में ओल्ड सिलेबस में थे तो उन्होंने डेफिनेटली ये वर्ड पढ़ा है। कमर्शियल पेपर को हमने बहुत अच्छी तरह से वहां पर किया भी था, यहां पर ये थोड़ा सा उनको नया लगेगा, तो जो नए सिलेबस वाले हैं उनको नया लगेगा। कमर्शियल पेपर पहले आप समझोगे डेट सिक्योरिटीज है, इशूड बाय कंपनी या बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मनी मार्केट, और इसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है। 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक के लिए इशू हो सकते हैं। ये 7 डेज से 1 ईयर के बीच में इशू होते हैं। ये कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड, मेरे मुंह से पहले भी निकला था, अनसिक्योर्ड है। अब 1 साल तक के लिए हमें कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट की तरह इशू होता है, प्राइवेटली प्लेस होता है। नॉर्मली पहले प्राइवेट प्लेसमेंट होती थी और बट इसकी लिस्टिंग अलाउ की गई है। 1990 में पहली बार आया था। हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोर, हाई रेटेड मतलब जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, अच्छी कंपनियां जिनको आप बोलोगे, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए इनको यूज करती थी। देखो अब अगर किसी रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेंगे? 6 महीने 3 महीने के लिए जरूरत है तो या तो बैंक से टर्म लोन ले लें, अगर फंड ज्यादा चाहिए, बैंक नहीं दे पा रहे तो वो पब्लिक से भी रेज कर सकते हैं। अब पब्लिक से रेज करेंगे तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए सेबी इसमें इंटरफेयर नहीं करती, आरबीआई की गाइडलाइंस आ जाती हैं। और आगे के चैप्टर्स में कमर्शियल पेपर आएगा भी आपके, और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई रेगुलेट करता है और उन्हीं कंपनियों को अलाउ किया जाता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है या क्रेडिट हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है। सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये भी शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज करने लग गए। अब मान लो किसी बैंक के पास कोई कस्टमर आया, उसको एक बड़ी कंपनी आई जिसको 6 महीने के लिए लोन की जरूरत है। अब बैंक के लिए पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा? 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज इशू कर देगा। अब बैंक इशू कर रहा है तो उसको कम रेट पर इशू करेगा और जो बोरर है उसको ज्यादा रेट पर देगा। तो ये शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेंजमेंट है। तो आप कमर्शियल पेपर को ये भी लिख सकते हो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। मैं इसके बारे में लिखवा भी दूंगा चाहे आपको अभी आगे। डे काउंट कन्वेंशन, देखो ये आपके इस चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा आगे। ये होता है इंटरेस्ट पेमेंट की ड्यू डेट। अब क्वार्टरली इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, नॉर्मली डिबेंचर में हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है। तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज एंड अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट डिविडेंड बिटवीन 2 इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट डेट्स। अब मान लो हाफ ईयर है, हाफ ईयर जनवरी टू जून हो सकता है या अप्रैल टू सितंबर हो सकता है।
तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का इंटरेस्ट जो होगा वो 1/10 को दिया जाएगा, 1 अक्टूबर को। तो डे काउंट होता है कि अगर आप जितना डिले कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कंपनियां इसमें भी गड़बड़ करती थी, तो इसकी भी रेगुलेशन लाई गई, उसके बारे में भी बात होगी आगे। डेट सिक्योरिटीज का मतलब नॉन कन्वर्टेबल डेट की बात की जा रही है, फिक्स मैच्योरिटी है, एक्नॉलेजमेंट इंडेपेंडेंस है, इंक्लूड्स डिवेंचर, बॉन्ड और एनी अदर, किसी भी तरह की, चाहे वो सिक्योर्ड हैं चाहे सिक्योर नहीं है, सब की सब इसके अंडर आएंगी। बट किसको छोड़ा गया? सिक्योरिटी रिसीप्ट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है उनको सेबी इंटरफेयर नहीं करती। एंड बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट और सच अदर बॉडीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड मीन्स सेबी। तो डेट सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है? फिक्स मैच्योरिटी होती है, आप जानते हो, डिबेंचर है, बॉन्ड्स हैं, या कोई भी सिक्योरिटी, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड, किनको छोड़कर जो आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर कवर होती हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्ट इशू कर रखी हैं, उनको यहां पर कवर नहीं किया गया है। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब तब आता है कि अगर तो हम एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा रहे हैं तो वो डेजिग्नेटेड ही होगा, बट कंपनी कई बार 2-3 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा रही है तो एक को प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज लेकर चलती है, दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन विच नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और कमर्शियल पेपर आर लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड एंड विच चूजन बाय द इशूअर फॉर द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर इशू अंडर दिस रेगुलेशन। तो जिसका नाम लिया जा रहा है उसको डेजिग्नेटेड बोल दिया जाता है, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा जा रहा है जिसका नाम कीजिए, यहां पर डीलिंग होगी या यहां पर हम लिस्टिंग करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डीओडी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, जो बिफोर पब्लिक इशू सेबी की अप्रूवल के लिए फाइल होता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड, उसके बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगी तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट की भी बिडिंग हो सकती है। किसके थ्रू होगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अगला पार्ट आ रहा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये भी आप करा चुका हूं आईसीडीआर में, आप जो भगोड़े हैं भाग गए, नीरव मोदी, विजय माल्या। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज अलग से इनके ऊपर बात की गई है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या है? देखो, अ डेट सिक्योरिटी इशूड फॉर रेजिंग फंड दैट आर टू बी यूटिलाइज, जिसका पैसा यूज होगा फॉलोइंग कैटेगरीज में। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज मतलब ग्रीन का वर्ड ही है एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट आ रहा होगा, ग्रीनरी, ग्रीन वर्ड। तो ये जो पैसा कंपनी लेगी वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएगी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होगा। एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स। एनवायरमेंट आपने पॉल्यूशन वाले जो पॉल्यूशन वाले जो लॉज पढ़े थे आपने, एयर वाटर एक्ट वगैरह, उसमें आता है एनवायरमेंट इज अ बिगर टर्म, इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, ऑल लिविंग क्रिएचर, एनिमल, सबके सब एनवायरमेंट का पार्ट है। तो अगर कोई कंपनी ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसमें अलग से एग्जेम्पशंस मिलती हैं, अलग से गाइडलाइंस हैं उसकी। तो वो पैसा रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर, बायो एनर्जी और अदर सोर्स एनर्जी विच यूज क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स में, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का कोई प्रोजेक्ट है, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, सस्टेनेबल लैंड यूज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी,
और अदर कैटेगरी एज में बी स्पेसिफाइड। तो अब ये आपको करना है। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन सिक्योरिटीज? तो ग्रीन सिक्योरिटीज का मतलब जिसके फंड्स रेज किए जा रहे हैं, यूटिलाइज किए जाएंगे, मतलब जो सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे को इन इन जगहों पर यूज किया जाएगा। वो क्या है? रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर, धूप को बायो एनर्जी, बायोफ्यूल से एनर्जी जो बनती है, कूड़े से जो बनती है, विच यूज क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह आ गए, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर रिसाइकलिंग, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट। ये आपको बुक से ही करने हैं, इसके नोट्स अलग से बनाने का कोई यूज नहीं लग रहा कि मैं उसकी अलग से स्लाइड बनाऊं, इतना आपको यहां से करना है। ग्रुप कंपनी, सच कंपनी अदर देन प्रमोटर सब्सिडरी इन विच दे आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब जो प्रमोटर की कंपनियां हैं वो तो ग्रुप कंपनियां हैं ही हैं, उसके अलावा जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको भी ग्रुप कंपनी में कंसीडर करके डीओडी में नाम दिया जाएगा। इशुअर, इशुअर कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड विद बोर्ड है एज REIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सब के सब अगर कोई भी इस तरह की सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो इन रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और उनको यहां पर इशुअर माना गया है। जिनको ऑथराइज किया गया है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। नेटवर्थ कंपनी एक्ट के हिसाब से शेल प्रोस्पेक्टस के केस में आएगा नेटवर्थ का इशू वहां पर। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी एक्ट में जो हैं सारे, किसको इंक्लूड नहीं किया गया? अगर कन्वर्टेबल हैं, एक्सचेंजेबल हैं तो वो सेबी ICDR के अंदर आ जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मीन डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल, ये एक बड़ा नया वर्ड है जो मैंने आपको ICDR में इसके बारे में बताया भी था कि कंपनी लॉ परपेचुअल की बात नहीं करता, ये अंडर RBI रेगुलेशन परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर और परपेचुअल डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी, बट इसकी गाइडलाइन से भी नहीं बनाती, रेगुलेशन से भी नहीं बनाती, वो RBI की है। ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस का ट्रांच जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसको आप बोलते हो, इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड प्लेसमेंट मेमोरेंडम अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इन ऑफर डॉक्यूमेंट सबको बोला गया। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो आ गई बात कि इशूड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय RBI। परपेचुअल नॉन कम्यूटेबल प्रेफरेंस शेयर वो भी RBI की गाइडलाइंस में, बट लिस्टिंग होगी तो वो सेबी की होगी। फिर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, शेल प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद स्टॉक एक्सचेंज, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, फिर प्रोस्पेक्टस वर्ड नहीं आता, ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं आता। तो सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट में भी आप पढ़ते थे कि प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक इशू आ रहा है तो हम उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी लॉ एप्लीकेबल है। प्रोस्पेक्टस कंपनी एक्ट में जो डिफाइन किया गया है। प्रमोटर ICDR में जो है, तो ICDR में प्रमोटर को हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। प्रमोटर ग्रुप भी ICDR वाला चलेगा जो हमने किया हुआ है। हाँ, REIT INVIT होंगे तो वो सेबी की रेगुलेशन में अलग से रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये लोग भी सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। पब्लिक इशू, पब्लिक इशू मतलब जो पब्लिक को जा रहा है, ये तो आप खुद पढ़ लोगे। सिक्योर डेट मतलब जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, चाहे वो कंपनी की एसेट्स हैं। कंपनी एक्ट में आपने चार्जेस पढ़ा था, चार्जेस में कंपनी लॉ भी अलाउ करता है कि कंपनी जब चार्ज क्रिएट करेगी, जब सिक्योरिटी देगी किसी भी सिक्योर लोन के लिए, तो वो अपनी एसेट्स, अपनी होल्डिंग की एसेट्स, सब्सिडरी की एसेट्स और एसोसिएट कंपनी की भी दे सकती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। इस पर यहाँ पर सेबी साइलेंट है, बट वो डीम्ड मानी जाएंगी और वो सिक्योरिटीज ड्यू रीपेमेंट और प्रिंसिपल को एंश्योर करेंगी कि इतने अमाउंट की सिक्योरिटी हमने अलग से उस डेट की सर्विसिंग के लिए लगा दी है।
शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, बट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है तो शेल्फ प्लेसमेंट आ जाएगा, और अगर पब्लिक इशू है तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। ये कंपनी एक्ट की बात की गई है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो आईसीडीआर में है, जो इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ट्रांच का मतलब है जो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब जाता है उसके बाद जो हम फाइनल जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेंगे उसको ट्रांच प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ट्रांच प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो ट्रांच प्लेसमेंट मेमोरेंडम, और अगर पब्लिक इशू है तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को दूसरा नाम आपने क्या दे दिया, ट्रांच प्रोस्पेक्टस। मैंने कई बार आपको दिखाया भी होगा एलएनटी वगैरह के और मुथूट का जब प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं तो उस पर ट्रांच वर्ड लिखा होता है। वर्किंग डे, वर्किंग डे आईसीडीआर में भी आया था, तो वर्किंग डे को हम बोलेंगे जब कमर्शियल बैंक खुले हुए हैं, अगर वो पब्लिक इशू से रिलेटेड है और बुक बिल्डिंग आ रही है तो स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाएगा। Announcement of bid issue period all days excluding Saturday, Sunday, public holiday on which commercial banks are closed. टाइम पीरियड बिटवीन द बिड और क्लोजिंग डेट में वर्किंग डेज वही आएंगे, और अगर बिड इशू आ रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज का वर्किंग डे भी होगा। तो कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक बंद है स्टॉक एक्सचेंज खुला है, या स्टॉक एक्सचेंज बंद है और बैंक खुला है। तो अगर हम अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो प्योरली बैंकिंग की बात होगी, बिडिंग की बात होगी तो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होनी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग डे आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आ रही है एप्लीकेबिलिटी, ये भी हम कर चुके हैं, लिख चुके हैं। जनरल कंडीशंस पे अब आते हैं। जनरल कंडीशन में रेगुलेशन 4 में ये दो तो बोला गया कि डेट सिक्योरिटी पब्लिक इशू से आ रही है, या प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू से आ रहे हैं, या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट से आ रही है तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई होंगी। इशूअर जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स देगा वो डिटेल्स एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अपडेटेड होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को किया है या बोर्ड को किया है, ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। फाइनल जा रहा है तो फाइनल की डेट ऑफ फाइलिंग, जैसे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पहले फाइनल हुआ तो मान लो आज हुआ तो आज से कल तक की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। अब 2 महीने बाद ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अब फाइनल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब हम फाइनल डॉक्यूमेंट जब फाइनल करेंगे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट या फाइनल प्लेसमेंट जाएगा तो फिर उस दिन की डेट ली जाएगी, उस दिन तक की डेट अपडेटेड होनी चाहिए। और जब हम आरओसी को फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग टू आरओसी, तो उस डेट तक की इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी, नो इशूअर शैल मेक इशू, अब ये आईसीडीआर वाले रिलेटेड हैं। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, इनकी एक कंसोलिडेटेड अभी स्लाइड बना लेंगे। कोई भी इशूअर अगर डीबार्ड है, उसके प्रमोटर डीबार्ड है, प्रमोटर ग्रुप डीबार्ड है या डायरेक्टर्स डीबार्ड है तो वो पब्लिक इशू नहीं ला सकते। हाँ, ला सकते हैं अगर डिबार्डमेंट पीरियड ओवर हो गया है, ये आगे दिया हुआ है। सेकंड, ये तो हुआ डायरेक्ट कि जिस कंपनी का इशू आ रहा है उस कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर और प्रमोटर ग्रुप डीबार्ड है। दूसरा, हमारी कंपनी का इशू आ रहा है बट हमारी कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर किसी दूसरी आउटसाइड ग्रुप कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो कंपनी डीबार्ड है तो हमारी कंपनी का पब्लिक इशू नहीं आएगा, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। विलफुल डिफॉल्टर है इशूअर, प्रमोटर या डायरेक्टर, या हमारे प्रमोटर डायरेक्टर ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं जो वो कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है तो हमारी कंपनी एलिजिबल नहीं होगी। प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या कंपनी पे फाइन और पेनल्टीज पेंडिंग है, और इसके प्रोवाइजो हैं वो मैं अभी आपको कंसोलिडेटेड लिखवा देता हूं। तो अब मैं इसको आपको नोटिंग करा देता हूं और डिटेल तो नेक्स्ट क्लास में होगी। आज बेसिक आपको मैं इंट्रोडक्शन देके इसको मैं कंप्लीट करता हूं। सेबी
issue and listing of non convertible सिक्योरिटीज की रेगुलेशन 21 की। इसमें सबसे पहली बात आ रही है एप्लीकेबिलिटी। दो पार्ट हमने किए ना इसमें, एप्लीकेबिलिटी और उसके बाद एलिजिबिलिटी। और दूसरा पार्ट कर देंगे हम एलिजिबिलिटी। तो क्वेश्चन बनता है इस पे एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी पर। अगर पब्लिक इशू है ऑफ नॉन कन्वर्ट डेट सिक्योरिटीज जो नॉन कन्वर्टेबल है, एंड लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इसको हम ऐसे कर लेते हैं। कोई भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और इसके साथ प्राइवेट प्लेसमेंट मैं ऊपर ही कर देता हूं। और पब्लिक इशू कमर्शियल पेपर। तो आरबीआई के साथ साथ ये भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इन कंप्लायंस विथ आरबीआई गाइडलाइंस, ये साथ में आएगा। उसके बाद एलिजिबल एप्लीकेबिलिटी तो रेगुलेशन 3 में थी और ये रेगुलेशन 5 में। एलिजिबिलिटी में issuer not covered under following। या मैं ये कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। when issuer not allowed, ऐसे कर लेते हैं। इश्यूअर कब अलाउड नहीं होगा? इफ एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग डीओडी या ओडी, दोनों में से कोई भी। मतलब ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पे डिफॉल्ट नहीं था, बाद में हो गया तो भी रोक दिया जाएगा इशू। ए डिबारमेंट, डिबारमेंट किस लिए? फॉर एक्सेसिंग
सिक्योरिटीज मार्केट डिबारमेंट बाय सेबी। किन पर? ऑन इशूअर इट्स कोई भी एनी ऑफ इट्स प्रमोटर। प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर। ये क्लियर हुआ जी? तो इसमें ना मैं अब साथ में ये लिखता जाऊंगा कि कब अलाउ हो जाएगा। अलाउड इफ डिबारमेंट पीरियड इज ओवर। तो ये एक एक्सेप्शन आ गई इसकी। बी, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देते हैं, अंडरलाइन, तो कीवर्ड आप कैच कर पाओगे। दूसरा भी वर्ड डिबारमेंट से ही है, ऑफ अनदर कंपनी। in which issuers, promoter, director are holding position as प्रमोटर या डायरेक्टर। मतलब ए लिमिटेड का इशू आना है। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ये इशूअर है, ये नॉट डिबार्ड, ये कोई डिबार्ड नहीं है। इसके प्रमोटर या डायरेक्टर मिस्टर ए, मिस बी। प्रमोटर या डायरेक्टर हैं इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड में। बी लिमिटेड इज डीबार्ड। तो इस केस में ए लिमिटेड shall not be eligible। हालांकि मैंने आईसीडीआर में बहुत कराया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करा दूं। क्लियर हुआ जी ये? तो बी पॉइंट भी हमारा क्लियर है, और बी पॉइंट में भी यही आएगा कि अगर डिबारमेंट पीरियड ओवर हो गया है तो फिर वो एग्जेम्पशन आ जाएगी। इसकी अलाउड कब अलाउड है, दो पार्ट हैं, आगे एग्जेम्पशन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाउड। इसको भी मैं अलाउड। नंबर 1 तो वही, एक पॉइंट और डिफरेंट है। डिबारमेंट पीरियड इज ओवर, और नंबर 2
डायरेक्टर या प्रमोटर इज नॉमिनी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट कर रखे हैं और वो कंपनी डिबार्ड है बट वो एज अ नॉमिनी है वहां पर, तो वो अलाउड हो जाएंगे अगर वो एज अ नॉमिनी है, एज नॉमिनी इन दैट कंपनी। मतलब हमारे प्रमोटर या डायरेक्टर दूसरी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो दूसरी कंपनी वहां पर डिफॉल्टर है, डीबार्ड है, बट हमारे प्रमोटर डायरेक्टर वहां पर किसी डिबेंचर ट्रस्टी के बिहाफ पर अपॉइंटेड है एज अ नॉमिनी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, तो अलाउ हो जाएगा। सी, इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर। डी, इशूअर नहीं होता, डायरेक्टर होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ई, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए, भगोड़े हो गए, तो कंपनी तो हो नहीं सकती। अच्छा इसमें ना मुझे, रुको सॉरी भाई, आज कटिंग बहुत हो रही है, ये काटना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अलाउड है इन केस प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो वो पब्लिक को चीट नहीं कर रहे ना, विलफुल डिफॉल्टर हो, कोई बात नहीं, पैसा ले रहे हो, खड़ा होना चाहते हो तो प्राइवेटली पैसा ले लो, आप पब्लिक का नहीं ले रहे, तो इसलिए से भी यहाँ पर अलाउ कर देगी कि मतलब अगर एक कंपनी या उसके प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर हैं और वो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करके सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो से भी अलाउ कर रही है। डी, सेम इसी का, प्रमोटर और डायरेक्टर आर प्रमोटर और डायरेक्टर इन अदर कंपनी दैट अदर कंपनी इज विलफुल डिफॉल्टर, वो दूसरी कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है तो अलाउड हो जाएगा। इफ प्राइवेट प्लेसमेंट if appointed as nominee of debenture trustee। थोड़ा सा राइटिंग पे कर लेना भाई, हाथ नहीं चलता मेरा भी पूरा। फिर आएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। विलफुल डिफॉल्टर अदर कंपनी, और ये ई पॉइंट कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर। मैं कंपनी नहीं लिखता, इशूअर कभी भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होता, बंदा भागेगा, कंपनी नहीं भागी, भागा बंदा है। उसके बाद एफ पॉइंट फाइन और पेनल्टी पेंडिंग है, लेवाइड
एंड पेंडिंग टू बी पेड। levied by SEBI pending as on date of filing DOD। और अलाउ कब हो जाएगा? अगर हमने पेनल्टी पे कर दी तो। और ये तो था मेन नंबर 1 पार्ट, रेगुलेशन 5 का। और अब आ रही है रेगुलेशन 5(2). ये मैं आपको पढ़वा बाद में दूंगा, लिख ही देता हूं मैं। डिफॉल्ट इन पेमेंट्स। अब वो पेमेंट्स किसकी होंगी? ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज फॉर more than 6 months। अगर इससे ज़्यादा है तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की बात की गई है, कोई डिपॉजिट, टर्म लोन, बैंक लोन का नहीं है नॉर्मली। ये रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2 थी। ठीक है जी। आगे का पार्ट जो सिंपल है वो मैं यहाँ से करवाऊंगा, बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा अभी आइडिया ही दे देता हूँ। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन जाती है, हमेशा पहले जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा पर अपॉइंट कर रहे हो, लिस्टिंग कराना चाह रहे हो, तो एक स्टॉक एक्सचेंज को आप डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का नाम दोगे। डिपॉजिटरी अपॉइंट होगा, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, आरटीआई अपॉइंट होगा, रजिस्ट्रार टू इशू। हाँ, अगर रजिस्ट्रार टू इशू कंपनी खुद है, खुद काम करती है और वही सिक्योरिटी इशू करने जा रही है, मान लो एबीसी लिमिटेड का मेन ऑब्जेक्टिव रजिस्ट्रार टू इशू काम करना है और वो खुद ही पब्लिक इशू ला रही है, तो अपने लिए तो अपॉइंट होएगी नहीं वो, तो फिर वो दूसरे को लेकर आएगी। और अगर मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर रजिस्ट्रार भी काम कर रहा है, तो अगर वो पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है तो फिर वो अपॉइंट नहीं होगा। क्रेडिट रेटिंग आपको कम से कम एक एजेंसी से करानी पड़ेगी, और अगर आपने एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट की है, तो अगर एक किसी कंपनी की अनएक्सेप्टेबल रेटिंग है या आपको पसंद नहीं आ रही, बट आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं जानते हैं, क्रेडिट रेटिंग के चैप्टर में हम पढ़ते थे कि कंपनी ने अगर 2-3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कर ली, एक ने अच्छी रेटिंग दे दी, एक ने कम दे दी, तो कंपनी तो कहेगी कम वाली को हम नहीं दे रहे, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी, अनएक्सेप्टेबल भी। क्रिएशन ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंस फंड, ये एक न्यू चीज है। कंपनी क्रिएट करेगी रिकवरी एक्सपेंस फंड विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बाय डिपॉजिटिंग सच अमाउंट एंड इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो सेबी अलग से सर्कुलर नोटिफिकेशन दिया है इसमें सेबी ने। रिकवरी एक्सपेंस फंड होता है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करूंगा, ये एक नई कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इशू डीमेट में होंगे, रेगुलेटरी फी कंपनी को पे करनी पड़ेगी, डे काउंट कन्वेंशन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो आप यहां तक का करके रखो, नेक्स्ट क्लास से मैं फिर फर्दर आगे चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसके तो नोट्स बना ही दूंगा मैं। फिर शेल प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरआर एज पर कंपनी एक्ट बनेगा,
ISIN नंबर होता है वो लेना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होगी ट्रस्टी के साथ, लिस्टिंग एग्रीमेंट होगा LODR के अंदर, कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशंस रहेंगी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना करो, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, आप कर पाओगे तब तक। ये आप करोगे, जो आपको ठीक लगे एग्जाम्पल वो कर लेना, कि एप्लीकेबिलिटी का जो मैंने बेसिक कराया था, ये आपको जो ठीक लगे वो करोगे आप। ये आपको करना है रेगुलेशन 3(5), ये आपको करनी है। ठीक है जी, और बाकी का मैंने जहां तक कहा है वो आप पढ़कर बैठोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।